इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार सेक्शन बी ऑफ सैंपल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यार सेक्शन ए हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। जिसने यार नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से तुम जाके देख लेना अगर देखना चाहो तो। ठीक है, बाकी तो यार ऐसा कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था नहीं, सारे क्वेश्चन सिंपल थे। ठीक है, तो चलो फटाफट यार स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी देखो, पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन मतलब 21 नंबर दे रखा है। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 एंड देयर एचसीएफ इज इतना, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर क्या होगा। देखो एक काम करो, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम थोड़ा सा रुक के खुद से सोचो कि सपोज करो तुम एग्जाम में बैठे हो, आ गया और ये क्वेश्चन यार एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है, आरएस अग्रवाल बुक में भी नहीं है, एग्जाम्पलर में भी नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अननोन टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद से। देखो चलो, दो नंबर को जोड़ने पे आता है, दो नंबर है उन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 to 15 आ जाता है और उनका एचसीएफ है 81। देखो इससे का क्या मतलब निकला, एचसीएफ 81 है मतलब एचसीएफ जो है वो उस दोनों नंबर में कॉमन है। ठीक है, 81 जो है वो उन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो देखो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तब ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 15 और 35। ठीक है, दो नंबर है। ठीक है, अब तुम देखो दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो रहा है, दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, तो 5 दोनों में कॉमन है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 15 + 35 तो क्या आता है, 50 आता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें से 5 कॉमन निकाल लें, कॉमन क्या निकलता है, जो उसका एचसीएफ है। मैक्सिमम हम लोग दो नंबर में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जो उसका दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 + 7 = 50। ठीक है, तो यानी जो दो नंबर का सम है दोनों नंबर में से अगर हम उसका एचसीएफ कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, दो अलग अलग नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखा जाए तोड़ के तो जो पहला नंबर है वो क्या है, 5 × 3, अगर हम इसको वापस से ऐसे लिखें +5 × 7 = 50। इसका मतलब क्या है, दो नंबर का जो सम है, दो नंबर का सम करने पे जो 50 आ रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू कोई एक अननोन नंबर और एचसीएफ इंटू कोई एक अननोन नंबर = 50। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर को जोड़ने पे आता है 1 to 15 और दोनों का एचसीएफ है 81। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 81 × x + 81 × y = 1 to 15। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, एकदम आराम से, एकदम आराम से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को समझाने में तुम देखो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 81 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचा, x + y, ठीक है, = 1 to 15। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, x + y = 1 to 15 डिवाइडेड बाई 81 कर देंगे, कट कर लो अगर होता है तो। 3 से चला गया 27 बार में, 3 से 4 05 और फिर 3 से 9 बार में, 3 से 13 बार में 39 15 5 बार में, और 5 से चला जाएगा ये, 9 से चला जाएगा 10 15 ये आ गया x + y = 50। ठीक है, अब तुम आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिसका कि सम करने पे 1 to 15 आ जाए और उनका एचसीएफ 81 हो। ठीक है, ये हमें बताना है कि ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर क्या क्या हो सकता है, सोचो। ऑप्शन दे रखा 2 3 4 5, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सही हो। तो अब देखो x + y दोनों को जोड़ने पे 15 आना चाहिए। ठीक है, और ये x नंबर नहीं है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 81 × x करेंगे और जो y, x और y की जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो नंबर आएगा, उन दोनों नंबर को जोड़ने पे आएगा 1 to 15 और उनका एचसीएफ तो ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया 81 है। तो अब तुम देखो यार कितने पेयर बन सकते हैं, अगर हम x के प्लेस पे 1 लें तो y क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तब ना दोनों का सम क्या हो जाएगा 15, फिर x के प्लेस पे अगर 2 लें तो ये बन जाएगा 13, यहाँ पे 3 लें तो ये बन जाएगा 12 3 + 12 15 हो जाएगा। 4 लें तो 4 + 11 बन जाएगा 15। 5 लें तो 5 + 10 बन जाएगा 15। 6 लें तो 9 हो जाएगा। 7 लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 लेंगे तो 7, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखो कितने पेयर बन गए हमारे पास, एक ये पेयर बन सकता था 1 और 14 का, एक 2 और 3 का, 3 और 12 का। तो इस तरीके से तुम देखो कितने सारे पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे 7 तो यार ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है,
तो भाई 7 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है कि हम गलत हैं। तुम देखो हम गलत है। अगर तुम x के प्लेस पे 1 पुट करते हो और y के प्लेस पे 14, यहाँ पे 1 और 14 पुट करते हो, ठीक है, तो 1 पुट करोगे तो ये 81 इंटू 1 मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बन जाएगा और 81 इंटू 14 मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। और दोनों नंबर को जोड़ोगे तो 1215 आ जाएगा और दोनों नंबर का HCF 81 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर तुम x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 13 कर लो या पलट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 13, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन तुम देखो जब x के प्लेस पे तुम 3 और y के प्लेस पे तुम 12 पुट करोगे ना, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे अगर तुम 3 पुट करते हो, ठीक है, और y के प्लेस पे 12 पुट करते हो, ठीक है, तो 81 इंटू 3 हो गए जो एक नंबर आएगा, और 81 इंटू 12 करने पे जो नंबर आएगा, दोनों को तुम जोड़ दोगे तो 1215 ही आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन तुम एक बात देखना, जब तुम 3 और 12 पुट कर दोगे, यहाँ पे इसके प्लेस पे 3 पुट कर दोगे और यहाँ पे 12, तब फिर इन दोनों नंबर का HCF 81 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम यहाँ पे 3 और 12 पुट कर दी तो 3 और 12 में भी तो कुछ कॉमन आ गया ना, 3 कॉमन आ गया ना, तब फिर इन दोनों नंबर का HCF 81 नहीं होगा। 81 इंटू 3 क्या हो गया, 3 और 12 में कॉमन क्या है, 3, तो 81 इंटू 3 क्या हो गया, 243, तब HCF हो जाएगा 243। तो कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर का HCF 81 होना चाहिए, मतलब कि 81 के अलावा उसमें और कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 14, तो 1 और 14 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 12 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो फिर HCF 81 नहीं रहेगा। 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है। 5 और 10 में यार 5 कॉमन आ जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 5, y के प्लेस पे 10 पुट करते हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो फिर HCF 81 नहीं रहेगा, तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे। 6 और 9 पुट करेंगे तो यार इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी फिर गड़बड़ है। 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये पुट कर सकते हैं। तो कितना पेयर बन गया, 1 2 3 4, यानी 4 अलग अलग ऐसे नंबर हो सकते हैं। जब तुम हमें एग्जैक्ट तो निकाल के दिखाना नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट बताना था कि देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, 4 पेयर बनेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर बोलता कि वो 4 पेयर बताओ भाई कि वो 4 पेयर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक बार x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 14 पुट करते x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता, पहला नंबर था क्या 81x, दूसरा नंबर 81x था, तो ये बन जाता 81 इंटू 1, ये बन जाता 81, और जो दूसरा नंबर था वो था 81y, तो ये बन जाता 81 इंटू यार 14 करके देख लेना जो भी आएगा, ठीक है, ये नंबर आ जाता। तो ये एक पेयर बना, ये नंबर का एक पेयर बना, ठीक है। फिर हम लोग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 13 पुट करते हैं, तो एक पहला नंबर था 81x, तो ये होता है 81 इंटू 2 जो भी नंबर आता, और फिर 81y, तो ये 81 इंटू 13, यहाँ पे एक नंबर आ जाता, ठीक है। ये एक पेयर बन जाता, दो अलग अलग नंबर, दोनों का HCF 81, दोनों को जोड़ने पे 1215 आएगा, ठीक है। हमें करके दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि क्यों हमने इन सबको रिजेक्ट किया, क्योंकि भाई अगर इन सब से फिर HCF 81 नहीं रहेगा, तो ऐसा 4 ही पॉसिबल केस बन पा रहा है, ठीक है। तो क्लियर, आई होप होना चाहिए भाई। तो ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन CBSE ने डाला है भाई, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अब तुम लोग यार बताना कमेंट करके ईमानदारी से कि कितने लोगों ने भाई इस क्वेश्चन को अपने से बनाया। और ये क्वेश्चन यार तुम्हारा एग्जाम्पलर में भी नहीं है, NCERT में भी नहीं है, ठीक है, और RS में भी नहीं है यार, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग 2 लीनियर इक्वेशन बाय द लाइन AB एंड CD। देखो इसको भी, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी है, ठीक है। गलती हड़बड़ी में यहाँ पे तुम गड़बड़ कर सकते हो इस क्वेश्चन में भी। गिवन बिलो इज द, अच्छा, और सबसे खास बात क्या है कि तुम्हारा जो गलत सॉल्व करने पे, मतलब जो क्वेश्चन जिस इंटेंशन से दिया गया है, ठीक है, मतलब ये इंटेंशन से दिया गया कि तुम इसमें एक मिस्टेक करो और वो मिस्टेक करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में प्रेजेंट है और तुम उसी पे टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द 2 लीनियर इक्वेशन बाय द लाइन AB एंड CD, मतलब 2 लाइन का ग्राफ दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन, इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, तो यार 2 लाइन से तो ट्रायंगल बनता नहीं, 3 लाइन चाहिए, तो ये दोनों लाइन हो गई, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ABCD और x इज इक्वल टू 0,
तो ये रही देखो लाइन ए बी, ये वाली लाइन ए बी है, यहाँ पे चलो लिख देते हैं इस, ये लाइन ए बी है और ये वाली जो लाइन है ये सी डी है और x इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यार बहुत बच्चे हड़बड़ी में x इज इक्वल टू 0 समझ लेंगे x एक्सिस को और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और हो जाएगा गलत। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है यार y एक्सिस। तो बोलोगे यार हमें भी पता है, लेकिन यार एग्जाम में जब प्रेशर आता है ना तो x इज इक्वल टू 0 को बहुत बच्चे इस लाइन को x इज इक्वल टू 0 को एज्यूम करके इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ईमानदारी से कमेंट करके बता देना कि तुम लोग ने भी यही सोचा था क्या। तो x इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना तो यार बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तुम यहाँ पे काउंट कर लो, बॉक्स काउंट कर लो कि बेस कितना हो रहा है। एक तुम यहाँ पे फिगर हो सकता है उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है इसको, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जूम। तुम देखो बेस में कितना है, यहाँ पे 4 बॉक्स ऊपर दिख रहा है 4 बॉक्स ऊपर दिख रहा है और 2 बॉक्स नीचे। तो बेस हो गया हमारा 6 यूनिट, ठीक है। और हाइट हो जाएगा, ये देखो ये हो गया इसका हाइट। हाइट में हमें 2 बॉक्स बन रहा है, ठीक है। तो हाइट हो गया 2 यूनिट तो बेस हो गया 6 यूनिट, 1/2 इंटू बेस 6 और हाइट 2, 6 दूनी 12/2 तो 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा इस वाले ट्रायंगल को लेके बनाता तो इसमें देखो बेस में यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3 बॉक्स आ रहा है, बेस में 3 यूनिट और हाइट में 2 यूनिट, ठीक है। तो बनाता हाफ इंटू बेस 3 और हाइट 2, 2 2 कट जाता 3, तो 3 जो आंसर आता 3 स्क्वायर यूनिट। 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तुम 3 में टिक मार के आगे बढ़ जाते, गलत हो जाता भाई, ठीक है। तुम तो टिक मार के चले जाते और सोचते कि भाई मैंने तो सही मार दिया है और होता गड़बड़। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये भी यार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यार जिसको आता है उसके लिए कुछ अच्छा, तो उसके लिए दोनों सेक्शन ए बी सब एक जैसा लगेगा, ठीक है। देखो जिसको नहीं आता है इसको भी यार ईमानदारी से पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब तुम पावर को देख के डरना मत। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत बड़े पावर हैं, ठीक है 20 की जगह 2000 भी लिख दिया जाता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी पावर बहुत बड़ा होता है तो क्वेश्चन में कुछ ट्रिकी पार्ट होता है, और अगर वो तुम्हें ट्रिकी पार्ट नहीं पता है तो तुम पावर के बेसिस पे उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है। वो बड़े बड़े पावर सिर्फ डराने के लिए दिए रहते हैं, ठीक है, डरना मत। tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो tan अल्फा प्लस 2 नंबर को जोड़ने पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर को जोड़ने पे 2 कब आएगा, और दोनों नंबर यहाँ पे जो 2 पार्ट जो भी है, जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 2 रेसिप्रोकल चीज को जोड़ने पे 2 कब आता है, जब दोनों का वैल्यू 1 हो। 1 + 1 2 होगा। अगर तुम 1 से बड़ा वैल्यू ले लो, 1 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये ना लिखा हुआ है। अब तुम इसको अगर चलो सिंप्लीफाई भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 2 ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, ठीक है। फिर हम लोग इसको कर सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और ये इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा tan अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1। अब tan अल्फा 1 कब होता है, tan अल्फा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी 45 डिग्री। या देखो हमें इसके बाद करना क्या था, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है हमें tan का पावर 20, tan अल्फा का पावर 20 दे रखा है, प्लस cot अल्फा का पावर 20 दे रखा है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan अल्फा मिल चुका है कि tan अल्फा 1 होगा, ठीक है। तो tan अल्फा के प्लेस पे 1 लिख दिया, 1 का पावर 20। cot अल्फा क्या हो जाएगा 1/tan अल्फा का पावर 20। तो 1 का पावर 20 क्या होगा 1, और 1/tan अल्फा का प्लेस पे 1, 1/1 का पावर 20। तो 1 + 1 का पावर 20, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है यार 2, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये तो यार काफी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। हमें बताना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल यार, एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो,
तो 7 1 8, 3 1 4, 2 1 3, 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 7 3 10, 2 1 3 1 4, 9 8 17। ठीक है, यहाँ पे 348 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740, और अगर हम 348 को उधर ले जाके डिवाइड कर दे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाई 348, 300 इंटू 5 1500 और 48 इंटू 5 होता है 240, तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, रुक जाओ, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये तो चलो यार काफी इजी क्वेश्चन दे रखा था, सबको आता था। अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया जाए, चलो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ। 3x प्लस 938y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। तुम लोग इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू कितनी देर में बता सकते हो, ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, x और y की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। सपोज करो x और y का वैल्यू फाइंड करने आ जाता है यहाँ पे, चलो तुम्हें इजी लग रहा है, यहाँ पे मैंने एक लगा दिया 9, ले लो, यहाँ पे लगा दिया 8, चलो ठीक है। इसको सॉल्व करके तुम्हें बताना है x और y की वैल्यू तुम कितनी देर में निकाल दोगे। 1 सेकंड से भी कम लगेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर तुम्हें ट्रिक पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यार तुम सॉल्व करते रहो। और ट्रिक जानने के लिए यार इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। अभी हम लोग एक तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और एक ट्रिक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हर चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे ट्रिक छुपे हुए हैं कि जो कि तुम्हें पता है तो तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर, और अगर नहीं पता है तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा दोगे। तो यार ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बस इसको जल्दी हम लोग अपलोड करने वाले चैनल पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अच्छा, ये भी यार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो अभी तक यार ये सिंपल था, ये वाला सिंपल क्वेश्चन था, ये भी अच्छा। अगेन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम अगर हड़बड़ में करोगे तो गलती कर दोगे, बिना क्वेश्चन को पढ़े एकदम आराम से। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, देखो 2 प्राइम नंबर लिख दिया, P एंड Q इज 2 प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर का जो एलसीएम आ रहा है वो है 221। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 1 सेकेंड रुक जाओ, एलसीएम निकालते हैं। और 2 प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि दोनों प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर 2 नंबर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा 5 और 7 का एलसीएम बताओ, तो दोनों में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो तुम इसका एलसीएम कैसे निकालते हो, 5 इंटू 7 35। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 प्राइम नंबर का एलसीएम। तो प्राइम नंबर बोलने का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका एलसीएम कैसे निकला होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 221 आ रहा है। और जितने भी प्राइम नंबर है 2 को छोड़ के सारे ही ऑड है। ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया कि 221 आया, और 2 प्राइम नंबर है तो भाई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मात्र 221 लाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, और किसी भी तरीके से सिर्फ कोई एक यूनिक नंबर होगा, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 221 आएगा। उसके अलावा 221 और किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे तुम ये देख लो 5 और 7 अपने आप में, तो 35 को लाने का बस यही तरीका है, 5 इंटू 7, और तरीके से तुम नहीं ला सकते हो। ठीक है, मतलब तो अब देखो यहाँ पे 221 है, तो कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 221 आया होगा, हमें वो दोनों नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो वो दोनों नंबर पता चल जाएगा, तब हम P और Q की वैल्यू पुट करेंगे तभी आ जाएगा। तो कौन सा 2 नंबर आया होगा, तो 221 है, तो कंफर्म है कि किसी प्राइम नंबर से कटेगा, क्योंकि किसी 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ही आया। तो 3 से हमने चेक किया, तो 3 7 जा 21, फिर बचा 11, 3 से नहीं जाएगा, 3 रिजेक्टेड। 3 पहले प्राइम नंबर तुम लिख लो, 3 5, 2 से चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 5 7 11 13 17। ठीक है, 19 देखते हैं, तो 3 से नहीं गया, 5 से ट्राई करो। तो 5 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते, 7 3 जा 21, बचा 1 1 11, तो फिर 7 से भी ये नहीं जाएगा। फिर 11 से ट्राई करें, 11 2 जा 22, फिर 1 बच गया, 11 से भी ये नहीं कटेगा। 13 से ट्राई करो, 13 1 जा 13, रिमाइंडर कितना बच गया 91, 7 बार में कट जाएगा। हाँ, तो 13 से कट जाएगा ये, तो 13 से हमने इसको काटा, तो 13 1 जा 13, रिमाइंडर कितना बचा
7 और 1 7 8 9 91 7 बार में 13 7 जा, यानी 13 इंटू 17 करने पे आता है 221। तो दो नंबर में से एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो बड़ा नंबर है उसको बोला गया है P और छोटा नंबर को Q। तो यहाँ पे P की वैल्यू हो गई P इज इक्वल टू 17 और Q इज इक्वल टू 13। हमें बताना 3P माइनस Q क्या होगा, 3P माइनस Q। तो 3 इंटू 17 माइनस 13, 17 तो 51 माइनस 13, 51 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 38, 38 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा 38 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A card is drawn from a well shuffled deck of card. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? एकदम इजी क्वेश्चन, सिंपल। इसको यार सेक्शन ए में डालना चाहिए था। इसमें क्या है, इसको दिखा इसको कि सेक्शन बी में डाल दिया। प्रोबेबिलिटी में यार एक से एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको डाला जा सकता था सेक्शन बी में। तो ना तो वो राजा होना चाहिए, ना तो वो रानी होनी चाहिए, मतलब एक पत्ता खींचना है, ना तो वो राजा होना चाहिए, ना तो वो रानी होनी चाहिए। तो राजा रानी को हटा दो, तो राजा रानी को हटा दिया हमने, यानी 8 पत्ते को हटा दिया। 8 पत्ते हटा दिए तो भाई 52 में से 8 पत्ते चले गए तो कितने बचे, 44 पत्ते। ठीक है, तो कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर। तो वो राजा और रानी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हम इस 44 पत्ते में से कार्ड को निकाले तो राजा रानी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 44/52। ठीक है, तो 4 से कट गया 11 बार में, 4 से कट गया 13 बार में, 11/13। ये रहा 11/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइस को यार फेंका एक साथ। द प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस इज, तो कम से कम यार दो डाइस में 5 आना ही चाहिए, या तो दोनों डाइस पे आ जाए या दो डाइस में से किसी एक डाइस पे तो 5 आना ही चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो इसके लिए तुम इसको ऐसे लिख लो, या तो दूसरे डाइस पे आ जाए या तो पहले डाइस पे आ जाए। तो अगर तुम्हें ये चीज़ दिमाग में फिगर बैठा हुआ है 1,1 1,2, एक सेकंड में वीडियो पॉज करके पहले इसको पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो बोल रहा है 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो ये मैंने पूरा लिख लिया। यहाँ पे देखो 5, कम से कम 5 तो दिखना ही चाहिए। देखो इस पूरे लाइन में हर जगह 5 दिख रहा है, दो डाइस में से सेकेंड वाले डाइस पे, और तुम देखो इस पूरे लाइन में हमें 5 दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम काउंट कर लो टोटल कितने जगह पे 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/36। ये सब यार एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर तुम जाके देखोगे वहां पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इस कंसेप्ट को डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे यार शॉर्ट में क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये तो यार उस बच्चे को समझ में आ जाएगा जिसने फटाफट पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ भाई, वीडियो रोक दो, पहले तुम वीडियो मत देखना भाई, इसको पहले तुम खुद से दिमाग लगाओ। तो इस क्वेश्चन में यार देखो, इस क्वेश्चन से सिर्फ इस एक क्वेश्चन से क्या कंसेप्ट क्लियर आ रहा है, देखो कि जनरली थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे अभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इससे यार क्या लॉजिक क्या निकल के आया भाई इस क्वेश्चन से, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से आया है, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लो भाई। इस बुक का जिस बच्चे को नहीं पता यार, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, एनसीईआरटी की बड़ी बहन यार। और इस बुक में एनसीईआरटी में यार काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चन है, और उसमें यार इस बुक में उसी के जस्ट अपोजिट हाई लेवल क्वेश्चन दे रखा है, कम से कम एक लेवल तो अप है। और इसमें कोई क्वेश्चन एग्जाम्पलर बुक से यार बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एग्जाम्पलर मतलब एग्जाम्पल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में यार सिर्फ क्वेश्चन के कलेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है, और सारे ही क्वेश्चन यार मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो भाई सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए तो भैया कम से कम तुम्हें एग्जाम्पलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार तुमने अगर जो बच्चे यार फुल मार्क्स को टारगेट लेके चल रहे हैं, उसका अगर 2-3 भी 1-2 क्वेश्चन भी छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि टाइम तुम्हारे पास कम पड़ेगा, टाइम तुम्हें पूरा मिलेगा। टाइम हमारे पास 90 मिनट काफ़ी है, लेकिन यार अब देखो क्वेश्चन और एग्जाम्पलर में तुम देखोगे उठाओगे बुक तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में अभी तो इस पूरे ये जो सैंपल पेपर है इसमें पॉलिनोमियल का कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ ट्रिगो में एक टेढ़ा क्वेश्चन आया एग्जाम्पलर बुक से, तो पॉलिनोमियल में भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आ सकता है। और अगर तुम ट्रिगो में देखोगे एग्जाम्पलर बुक में, तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन
टफ दे रखे हैं जो कि तुम RS अग्रवाल बुक बना लेने के बाद भी तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तुम एक बार मेरी बात मान के एग्जाम्पलर बुक खोल के उसके सारे क्वेश्चन गो थ्रू जरूर करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ट्रिगो पढ़ ली है, RS के तुमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन बना लिए हैं, भाई एक बार तुम एग्जाम्पलर की ट्रिगो को गो थ्रू करना, तुम 4-5 क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन की लिस्ट में एक ये वाला भी क्वेश्चन है और इससे भी टफ 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मतलब दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉलिनोमियल चैप्टर का भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। हर एक चैप्टर में तुम्हें 2-3 टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम्पलर बुक में। अब ऑब्वियसली हर एक चैप्टर के तो टफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं जाएगा, जो टोटल 40 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उस 40 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन टफ दिया जाता है, ठीक है। जनरली बाकी क्वेश्चन सारे एवरेज रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन टेढ़ा डाल दिया जाता है ताकि पता चल सके कि भाई वही बच्चा पूरा फुल करेक्ट कर सकता है जिसने पूरी डेप्थ में पढ़ाई कर रखी है। तो भाई जो बच्चे फुल के चक्कर में हैं तो भाई गलती से भी तुम एग्जाम्पलर को मत छोड़ना, ठीक है। अगर तुम ये क्वेश्चन को खुद से बना रहे हो तब तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बना मतलब तुम्हें एग्जाम्पलर बना लेना। एग्जाम्पलर यार तुम्हें नेट पे यार ईजिली मिल जाएगी, एग्जाम्पलर की PDF मिल जाएगी ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशन की अलग अलग आती है। ये वाली जो एग्जाम्पलर बुक है ये NCERT एग्जाम्पलर ओरिजिनल बुक है, ठीक है। तो इसका PDF अगर तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं चाहे कमेंट कर देना, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, चाहे ऐप में ऑलरेडी डाला हुआ है वहाँ से तुम्हें इसका एग्जाम्पलर का PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, देखो 1 + sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा दे रखा है, हमें बताना है cot अल्फा क्या होगा। तो अब यहाँ से cot अल्फा कैसे जनरेट करें, देखो तो दोनों साइड तुम्हें क्या करना होगा, cot अल्फा कैसे आ सकता है, cot अल्फा होता है यार cos अल्फा बाई sin अल्फा तो क्या आएगा, दोनों साइड या तो तुम cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो या दोनों साइड sin स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो, उस दोनों से काम हो जाएगा। तुम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। अब तुम बोलोगे कैसे, आपको कैसे पता चला कि साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करना है, भाई तो इसे प्रैक्टिस वाली चीज है। बनाते बनाते एक ही क्वेश्चन को यार हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं कि हमारे तो दिमाग में बैठा हुआ है, चलो फिर भी तुम्हें बताते हैं कि कैसे साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड किया। तो देखो अब तुमने अभी यार ट्रिगो, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दे रखा है ना, इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे कि डिवाइड बोथ साइड बाय दिस, लेकिन तुम इसको एक ट्रिगो का स्टेप मान के देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है कि डिवाइड बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाई साइन, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि देखो 1 प्लस, अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाता, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, देखो तभी क्या बन जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर। चलो करके दिखाते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर अल्फा दोनों के नीचे आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन अल्फा एक बार कट गया, ठीक है, तो एक बार बच गया, तो 3 कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा हो गया। 1 बाई साइन अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ये बन गया 1 और 3 ये बन गया कॉस बाई कॉट अल्फा बन गया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर अल्फा यहाँ पे कॉट है, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा में। कॉसेक स्क्वायर अल्फा के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, ये 3 माइनस 3 कॉट अल्फा हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन कॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल है यार, ये सब तो बच्चों वाला है। मिडिल टर्म स्प्लिट करना अगर प्रॉब्लम होती है थोड़ी देर के लिए कॉट अल्फा के प्लेस पे तुम एक्स रख के बना लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हो गया कॉट अल्फा माइनस 2 और यहाँ पे माइनस कॉट कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया कॉट अल्फा माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 और कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें करना क्या था भाई इस क्वेश्चन में,
देन द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा का वैल्यू आ रहा है यार 1 और 2, तो ये रहा 1 और 2। कॉट अल्फा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अपने आप में यार थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यूनिक क्वेश्चन नहीं है यार, तो कुछ सेलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में यार, कुछ सेलेक्टेड यूनिक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन के लिस्ट में से था। और एग्जाम्पलर के हर चैप्टर में, एग्जाम्पलर बुक के हर चैप्टर में तुम्हें 3-4 तो यार यूनिक क्वेश्चन पक्का है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि तुम अपने आप से आरएस अगर तुमने पढ़ रखा और एनसीईआरटी, तो उसके नॉलेज के बेसिस पे तुम एग्जाम्पलर के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो तुम अगर फुल मार्क्स के चक्कर में हो भाई तो एग्जाम्पलर बना लेना बस। एग्जाम्पलर इज मस्ट, सुपर मस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो 29 नंबर, सिंपल है। द व्हाट इज, ये सिंपल क्वेश्चन यार, इसको सेक्शन बी में डालने का कोई मतलब नहीं बनता था एकदम। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 4, और सी दे रखा है x,6 और डी दे रखा है 3,5, ठीक है। ठीक है, हमें क्या करना है, देन द एक्स और वाई, यहाँ पे मिसिंग जो है ना वेरिएबल एक्स और ये वाई का हमें बताना है। तो देखो सिंपल है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालो, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, 1+x/2 और 2+6/2, ये आ गया। और मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालो, मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा, 3+4/2, 3+4/2 और 5+y/2, दोनों के मिड पॉइंट को इक्वेट कर दो। तो 1+x/2, 1+x/2 इज इक्वल टू 4 3 7/2, 7/2 हो गया। और 2+6 8/2 इज इक्वल टू 5+y/2, ठीक है। दोनों साइड से 2 कैंसिल, 1 उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया, और 2 कैंसिल 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। तो x6y3, 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 हाँ 3 6 पे टिक मत मार देना, हो जाए गड़बड़, ठीक है। ये हो गया हमारा 29 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी, ये पूरा एंगल, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, सी डी ए ये एंगल के बराबर है, ठीक है। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। ए सी ये लाइन 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ए डी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी डी हमें बताना है कि बी डी क्या होगा, ठीक है। तो तुम देखो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगेगा, ये पूरा एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस छोटे से ट्रायंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है, तो दोनों ये पूरे बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम इसको अलग अलग बना के देख लो। ये मैंने पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया सी ए बी, ठीक है, सी ए बी, और सी ए डी को एक अलग से पतला सा ट्रायंगल बना देते हैं सी ए डी। देखो क्या दे रखा था, ए सी बी, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, सी डी ए के बराबर, छोटे वाले ट्रायंगल सी डी ए के बराबर, और एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, देखो नंबरिंग कैसे लिखोगे, दोनों ट्रायंगल का एंगल ए मैच कर रहा है, तो ट्रायंगल ए, फिर ए सी बी, ए सी बी अगर हम लिखते हैं पहले वाले ट्रायंगल का नाम ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी लिखेंगे, ए डी सी, क्योंकि जो इसका सेकंड लेटर है सी, इस वाले ट्रायंगल का सेकंड लेटर सी जो है वो इस वाले ट्रायंगल के लेटर डी से मैच कर रहा है, ठीक है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, दोनों। तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब किसी बच्चे को यार, किसी स्टूडेंट को ये सब लेटर का ऑर्डरिंग समझ में नहीं आता है कि
कब कैसे करेंगे, ये तो यार सिमिलर करने में प्रॉब्लम होती है, तो भाई जाके इसको डिटेल में, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ट्राइंगल चैप्टर पूरा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ RS अग्रवाल बुक, ठीक है, वहाँ से जाके उसको पढ़ लेना। कोई 1-2 क्वेश्चन बना के तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है, पूरा तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो MCQ, ठीक है, पेपर MCQ आ रहा है, लेकिन MCQ को बनाने के लिए भाई कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। थ्योरी जब तक तुम्हारी पूरी क्लियर नहीं हो तो तुम यार MCQ तो यार और टफ हो जाता है सब्जेक्टिव से, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ पे सिमिलर कर दिया। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो फर्स्ट टू लेटर AC बाई AD, सेकेंड लास्ट टू लेटर CB बाई DC इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट लेटर AB बाई AC लिख सकते हैं। आप देखो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट कर दो। तो हमें दे रखा था फाइंड क्या करना था, BD फाइंड करना था। तो BD कहाँ पे आ रहा है, BD नहीं दिख रहा है हमें, चलो BD कहाँ पे आ रहा है, AB के अंदर छुपा हुआ है। AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD। तो AB कहाँ था, देखो ये रहा, हमने AB लिखा है, तो इसके अंदर हमें मिलेगा BD। AC जो जो वैल्यू पता है उसके जगह वैल्यू पुट कर दो। AC दे रखा है 8, तो AC के प्लेस पे लिख दो 8, यहाँ AC के प्लेस पे हमने लिख दिया 8। AD का वैल्यू दे रखा है 3, AD के प्लेस पे हमने लिख दिया 3, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है यहाँ पे। AB के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, देखो AB के प्लेस पे हम लिख सकते हैं AD प्लस BD। तो BD को थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं X, तो AB के बदले हम लिख सकते हैं 3 प्लस X, ठीक है। और AC के बदले, AC तो दे रखा है, AC कितना दिया हुआ है 8। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से जो X की वैल्यू आएगी वही BD की वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 8 8 जा 64/3 इज इक्वल टू 3 प्लस X, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 64/3 माइनस 3 इज इक्वल टू X, तो 64 माइनस 9/3 इज इक्वल टू X। 64 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 55/3 इज इक्वल टू X, मतलब BD इज इक्वल टू 55/3। ये रहा ऑप्शन में दे रखा है 55/3, ठीक है। तो काम करते हैं यार, टोटल सेक्शन B में भी 40 क्वेश्चन है, तो हाफ एन आवर हो गया ऑलमोस्ट। तो अगर और हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो को कर देते हैं ब्रेक, ठीक है। बाकी इसके आगे का जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और सेक्शन A का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यार। NCERT एग्जाम्पलर का बुक वो हमारे ऐप में अपलोडेड है, तो तुम एक तो ऐप डाउनलोड कर लेना, काफ़ी सारा तुम्हें वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा भी, और बहुत सारा कुछ अभी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें बहुत ये हो जाएगा, तो एग्जाम्पलर का तुम्हें PDF वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो इस वीडियो को ब्रेक करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यार न्यू आए हैं चैनल पे, जाके यार चैनल को जरूर से चेक करना, पूरी क्लास 10 की मैथ्स तुम्हें मिल जाएगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो बाय बाय, और कमेंट जाते जाते यार कमेंट कर देना भाई, कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था ये तुम्हें कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया।